हेलो बच्चों, जय हिंद। माय नेम इज हिमांशु सोम। और कल एसएससी सीजीएल मेंस की आंसर की आई है, तो उसी में जो मेंस में 25 क्वेश्चन जीके जीएस के आए थे उनको एनालिसिस करने का काम करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, कुडोज टू यू, अगर आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आए हैं। और अगर नहीं आए हैं तो भाई लगे रहो, सर झुकाओ, मेहनत करते रहो। वन डे ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस विल मेक सेंस। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब से एडिक्विटी पे एसएससी का पैटर्न आया है तो क्वेश्चंस में कुछ बदलाव आया है। उन्हीं बदलाव को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मेरा नाम हिमांशु सोम है और मैं आपको इन 25 क्वेश्चन का एनालिसिस थोड़ी सी डेप्थ में कराने का काम करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, जब से नए पैटर्न पे यानी कि पिछले 6 महीने के अगर तुम एसएससी के एग्जाम्स को ट्रेस करोगे तो उसमें बीएनएस से क्वेश्चन बहुत आए हैं। ठीक है, तुम्हारा जो भारतीय न्याय संहिता है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जरा इनके बारे में बेसिक जान लो कि है क्या, है ना। अगर तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए होता है तो उससे पहले हमें थोड़े से बेसिक्स क्वेश्चन की जड़ों के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारे पास 3 ड्रैकोनियन लॉ थे। पहले हमारे पास 3 ड्रैकोनियन लॉ थे। ड्रैकोनियन का मतलब क्या, कि ऐसे लॉज जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। इनका नाम तुमने जरूर सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, जैसे कि सीआरपीसी था और एविडेंस एक्ट था। अब इन तीनों को हटा के 1 जुलाई 2024 से नए 3 रूल आए हैं, जिनमें से एक बीएनएस है। ध्यान से सुनो, एक बीएनएस है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक बीएनएसएस है और एक तुम्हारा एविडेंस के लिए है, साक्ष्य एक्ट जिसको कहा जाता है, जिसको हम बीएसए के नाम से जानते हैं। तो ये 3 एक्ट आए हैं, उनमें से ही बीएनएस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जरा ध्यान से सुनो, इसमें पूछा है कि हिट एंड रन। मान लो आप कोई गाड़ी या कुछ भी आप व्हीकल चला रहे हो और आपकी रेश ड्राइविंग से अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसके लिए सेक्शन कौन सा है। पहले तो देखो ये कि 106 क्लोज 2 भारतीय न्याय संहिता हिट एंड रन केस 106 का दूसरा क्लोज। और अगर उसको टक्कर मार दी और उस पर्टिकुलर इंसान की अगर डेथ हो जाती है और आप वहां पर रुके भी नहीं, आप भाग गए वहां से, तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो क्या हो सकती है, वो इसमें पूछा गया है। इंग्लिश में जरा एक बार इसको पढ़ लीजिए। रिगार्डिंग हिट एंड रन केसेस अंडर सेक्शन 1062 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, what is the maximum punishment if an offender causes death हो जाती है by rash and negligent driving and fails to inform to police officer और magistrate, फिर वहां से भाग भी जाता है और वहां पर रुकता भी नहीं है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होगी बच्चों। मैक्सिमम पनिशमेंट होगी इसमें 10 साल तक। ठीक है, और कोर्ट ने या फिर इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इस पे कितना फाइन हो सकता है, लेकिन 10 साल के साथ साथ फाइन भी है। ये जो लिखा हुआ है फाइन, ये फाइन फिक्स नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम जो फाइन है उसकी फैमिलीज को जो 7 लाख रुपए तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। और इसको थोड़ा सा डेप्थ में जानो कि ये जो लिखा हुआ है ना 5 साल तक की सजा है, ये 5 साल तक की किस चीज के लिए हो सकती है। जैसे कि इसमें 106 क्लोज 2 है, अगर आपसे गाड़ी से, बाइक से, किसी भी चीज से जिसको आप चला रहे थे और उसके बाद अगर किसी को टक्कर लग भी जाती है, आप वहां से भागे नहीं, आप वहीं पे रुके, उसको हॉस्पिटल लेके गए और पुलिस में को तुमने मतलब जो भी चीजें बतानी चाहिए थी वो तुमने बताई, तुम वहां से भागे नहीं, तो मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकती है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से समझो कि अगर आप हिट एंड रन में भाग गए और आप हिट एंड रन में वहीं पे खड़े रहे तो दोनों की पनिशमेंट अलग अलग हैं। जब आप भाग गए तो मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की है, लेकिन अगर आप वहीं पे रहे और आप भागे नहीं तो ये मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, 5 साल है। और इसका क्लोज भी याद रखना बच्चों, 106 क्लोज 1। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान रहे, एसएससी के आने वाले एग्जाम में बीएनएस दबा के पूछी जाएगी बच्चों। कभी भी एग्जामिनर कान में आके नहीं बताएगा कि सुनो मैं तो यहां से पूछूंगा, लेकिन आप ट्रेंड को ट्रेस कर सकते हो कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेसिफिकली सीपीओ और सीजीएल, कहीं पे भी देखो, क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता कि हम इनको रट लेंगे। एनालिसिस का मतलब यह होता है कि हम अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। एक पेपर पे कहीं पे लिखो सीजीएल मेंस एनालिसिस और इंपॉर्टेंट टॉपिक बीएनएस, इस तरह से करके। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर है तुम्हारा इसका ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है
रिगार्डिंग स्फेयर टेलीस्कोप। स्फेयर टेलीस्कोप, पहली बात तो ये कि ये मिशन कब का है, ध्यान से देखो। नासा लॉन्च्ड अ स्पेस टेलीस्कोप स्फेयर एक्स टू स्टडी द यूनिवर्स, और यूनिवर्स का जो कॉस्मिक ग्लो है उसको पढ़ने के लिए स्फेयर एक्स टेलीस्कोप के बारे में कुछ पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये देख लिया करो कि क्वेश्चन करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। अगर करेक्ट पूछा है तो इसको ध्यान से सुनो कि इसका काम क्या है। बच्चों, इसमें स्पेसिफिकली ना काम ये है कि किस तरह से यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये नासा का ही एक मिशन है स्फेयर एक्स। कब लॉन्च हुआ है? 2025 में। एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और जान लो कि यूनिवर्स किस तरह से एक्सपेंड हुआ है, उसके बारे में जानकारी के लिए ये टेलीस्कोप है। इसके साथ साथ ये लाइफ भी ढूंढ रहा है, कहां कहां पर पानी है या फिर आइस शीट्स हैं, वो भी यूनिवर्स में ढूंढी जा रही हैं। यूनिवर्स एक्सपेंड कैसे हुआ, इस चीज के बाद तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जिसको बाद में पुष्टि देते हैं कौन? तुम्हारे एडविन हबल्स, और उससे पहले जॉर्जेस भी हैं। ठीक है बच्चों, तो किस तरह से एक कॉइन साइज ये पूरा का पूरा यूनिवर्स था, और फिर अगली कुछ सेकंडों में किस तरह से ये एक्सप्लोड हुआ, इसकी बात करता है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी के बाद किस तरह से यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, उसकी बात करता है तुम्हारा कौन सा? स्फेयर एक्स टेलीस्कोप। और ये 3D मैप बनाता है पूरे के पूरे स्काई का, ये बात याद रखना। 3D कॉस्मिक मैप, ये 3D कॉस्मिक मैप बनाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हुआ भाई। और जो दूसरा है, द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट मेस टेलीस्कोप, ठीक है, जो मेस टेलीस्कोप है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि ऐसा ही टेलीस्कोप एक और टेलीस्कोप था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? जिसको हम जेम्स वेब टेलीस्कोप भी बोलते थे। ये भी न्यूज में बहुत रहा है। तो जेम्स वेब में और इसमें अंतर क्या है? ये पूरे के पूरे जो स्फेयर एक्स टेलीस्कोप है, ये पूरे के पूरे स्काई को टारगेट करता है, और जो जेम्स वेब था ये कुछ चीजों को ही सिर्फ टारगेट किया करता था, स्पेसिफिक चीजों को टारगेट करता था, स्पेसिफिक टारगेट थे। लेकिन स्फेयर एक्स का पूरा स्काई ही टारगेट है। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हुआ। नासा लॉन्च्ड अ स्पेस टेलीस्कोप स्फेयर एक्स टू स्टडी द यूनिवर्स कॉस्मिक ग्लो। ठीक है भाई। नेक्स्ट, द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, जिसको बोलते हैं मेस टेलीस्कोप। ठीक है, मेस टेलीस्कोप किसके लिए है? ये गामा रेज के लिए है, ये याद रखना, ये गामा रेज के लिए है। और ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ हमसे करेक्ट पूछा है। ध्यान से देख लिया करो कि वो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब निसार मिशन। ठीक है, अब ये देखो, यूपीएससी में चलता था लेकिन आजकल एसएससी में भी चल रहा है कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होंगे, एक्सट्रीम का मतलब जिसमें ऑल आ जाएगा, एवरी आ जाएगा, ओनली आ जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत होंगे, है ना। लेकिन अब ये एसएससी में भी एलिमिनेशन टेक्निक में काम आ रहे हैं कि जहां पे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाएंगे वो स्टेटमेंट गलत होंगे। ठीक है, निसार मिशन के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, नासा, एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, यानी कि यूएसए और इंडिया का ये एक जॉइंट मिशन है। एस फॉर सिंथेटिक, ए फॉर अपर्चर, और आर फॉर बच्चों रडार। ठीक है, अब अगर तुम्हें ये फुल फॉर्म याद रह गई तो इस क्वेश्चन को तुम ठीक कर लोगे। ध्यान से देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि सिर्फ नासा का ही मिशन है, नासा ओनली। कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों? गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ओनली भी लिखा हुआ है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, 100% कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही फ्लूक मारना है तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट गैस से इंटेलिजेंट फ्लूक मारते हैं। ठीक है, फिर ये जॉइंट इसरो नासा मिशन है यूजिंग LNS बैंड रडार। ठीक है, अभी के लिए अगर तुम इसको होल्ड पे छोड़ोगे तो देखो इसरो ओनली आ रहा है, तो ये भी गलत, वो भी गलत। ठीक है, ये एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन के लिए है, ये भी गलत। तो बच्चों आंसर सही क्या होगा इसका? जॉइंट इसरो नासा मिशन यूजिंग LNS बैंड रडार। अच्छा, L और S बैंड से एडिशनली एक चीज और याद रख लेना, LNS बैंड ये पहला ऐसा मिशन है, ये पहला ऐसा मिशन है, फर्स्ट ऐसा मिशन है
जिसमें 2 बैंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एल बैंड से याद रखना कि ये लॉन्ग वेवलेंथ का है, मतलब एल फॉर लॉन्ग, ये लॉन्ग वेवलेंथ का है और इसकी वेवलेंथ कितनी है बच्चों, ये है 24 सेंटीमीटर। और ये जो एल बैंड है, एल बैंड इज यूज्ड बाय नासा, और जो एस बैंड है ये इंडिया का है एंड इट इज योर 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निसार मिशन क्या है, निसार मिशन जॉइंट इसरो नासा मिशन यूजिंग LNS बैंड रडार। ठीक है बच्चों, इसका एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक है, गोन आर द डेज, ध्यान से मेरी बात सुनो। यूपीएससी में ये हुआ करता था, है ना, मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन एक लंबे टाइम तक की है, बट व्हाट आई एम फीलिंग नाउ इज कि एसएससी भी यूपीएससी को कॉपी कर रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, आगे आपको देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स के अच्छे क्वेश्चन। जैसे कि डिफेंस में पहले इकोनॉमिक्स बहुत कम पूछी जाती थी, एनडीए में तो अब भी बहुत कम है, और सीडीएस में अब से 2 साल पहले इकोनॉमिक्स के 1 या 2 क्वेश्चन आया करते थे। पिछले साल जरा उठा के देखो एनालिसिस, एसएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट अगर कोई पूछा गया है कौन सा, इकोनॉमिक्स। सीडीएस में जहां सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आता था, एक बार 25 क्वेश्चन साल भर पहले आए थे। अब वही सेम चीज इकोनॉमिक्स के साथ हो रही है। मेरी एक राय कहीं पे बांध के रख लो कि हिमांशु सर ने कहा था अगले 1 साल में एसएससी में इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू डोमिनेट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। चलो 3 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले, जो कि 1798 से 1805 तक थे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? मैंने फिर वही कहा कि करेक्ट और इनकरेक्ट ध्यान से देख लेना। एग्जामिनर प्राचीन काल से, जब से एंशिएंट हिस्ट्री और ये मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री पूछी जा रही है, तब से वो 2-3 चीजों पे खेल रहा है बच्चों, कि जो ये सब्सिडरी अलायंस है और इसके साथ हमेशा पूछी जाती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो यही से याद रखना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी है, ये डलहौजी की है बच्चों। ठीक है, ये किसकी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी की है। अच्छा, होता क्या है सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये है कि जो रूलर्स हैं, जो भारत के राजा हैं, इंडिपेंडेंट रूलर्स हैं, उनको अपना अलाय बनाने का काम किया जाएगा। अब इसमें सबसे पहली शर्त इन लोग की ये होती थी कि जो लोकल राजा है वो अपनी आर्मी नहीं रख सकता। तो अगर अपनी आर्मी वो नहीं रख सकता तो उसके सिक्योरिटी के लिए ब्रिटिश फोर्सेस उसके प्रोविंस में रहेंगी, यानी कि स्टेशनिंग का मतलब बच्चों रहना, स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस। ठीक है, ब्रिटिश फोर्सेस रहेंगी। अब इन ब्रिटिश फोर्सेस का खाना खर्चा, सैलरी, ये कौन देगा? ये भी सैलरी है ना, इनका मेंटेनेंस, ये सब भी किसको झेलना पड़ेगा? जो भारतीय राजा है उसको झेलना पड़ेगा। भारतीय राजा किसके साथ, किस प्रोविंस के साथ दोस्ती दुश्मनी करेगा, ये भी इनको इन्हीं राजा से पूछ के चलना पड़ेगा। यानी कि तुमने एक वर्ड पढ़ा होगा हमारी प्रस्तावना में, सबसे पहला वर्ड है सोवर्निटी। इससे बच्चों लॉस ऑफ सोवर्निटी होती थी, लॉस ऑफ सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब कि जब आप अपना काम अपने हिसाब से कर सको। तो इसी तरह से जो ब्रिटिशर्स है, जो वेलेस्ले है, अच्छा इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को तुम्हें यहां बता दिया गया कि ये वेलेस्ले ने स्टार्ट की थी, बट वेलेस्ले ने ये एक्सपेंड की थी। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इसको स्टार्ट करने वाला कौन था, तो एक फ्रेंच गवर्नर था, एक फ्रेंच गवर्नर था जिसका नाम था डुप्लेक्स, उसने स्टार्ट की थी ये। वेलेस्ले ने तो फिर जैसे कि अवध है, मैसूर है, उनसे ये साइन कराई थी, निजाम से, मैसूर से, अवध से, इन सब से साइन कराई थी, इसलिए इसने इसको पॉपुलराइज किया है। तो इसको एग्जामिनर अगली बार इस तरह से बोल सकता है कि सब्सिडरी अलायंस वाज स्टार्टेड बाय डुप्लेक्स बट पॉपुलराइज्ड बाय वेलेस्ली। कैसा स्टेटमेंट है? बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अब जब तुम्हें इतनी सारी चीजें पता चल चुकी हैं सब्सिडरी अलायंस के बारे में, अब इनमें से तुम मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के बता दो। इफ द रूलर फेल्ड टू मेक पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस, अ पोर्शन ऑफ हिज टेरिटरी वाज सीडेड टू पेनल्टी, कि अगर जो ये इंडियन राजा हैं अगर ये पैसे नहीं देंगे तो इनका जो साम्राज्य है वो ब्रिटिशर्स पे चला जाएगा। ऐसी हमने कोई बात की है क्या? द इंडियन रूलर वाज रिक्वायर्ड टू डिसबैंड हिज ओन मिलिट्री एंड मेंटेन अ परमानेंट ब्रिटिश कंटिंजेंट विद इन हिज टेरिटरी। सही बात है ना? सही बात है। अब तुम देखना कि इनमें से गलत कौन सा है। अगर पेमेंट नहीं करा तो इनका जो ये राज्य है ये ब्रिटिशर्स पे चला जाएगा, ये बिल्कुल ठीक बात है।
और इन्हें अपनी आर्मी भी बंद करनी पड़ेगी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। द ब्रिटिश प्रोमिस्ड नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ अफेयर्स ऑफ द अलाइड स्टेट। ध्यान से मेरी बात सुनो, हालांकि ये बात सिर्फ पेपर पे थी, करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन सिर्फ पेपर पे है। इन्होंने ये कहा कि तुम्हारा जो आंतरिक मामला होगा उसमें हम दखलंदाजी धार्मिक में, आर्थिक में, सामाजिक में नहीं करेंगे। बट सच बात ये थी, एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करता था, एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करता था जिस पद का नाम होता था रेजिडेंट। ये इंटरनल मामलों में भी दखल अंदाजी किया करता था, ठीक है। लेकिन हम पेपर के हिसाब से ही पेपर को सॉल्व करते हैं कि हाँ पेपर पे ये बात ठीक थी कि किसी ने अगर सब्सिडरी अलायंस अगर साइन किया है तो राजा उनके आंतरिक मामलों में, राजा के आंतरिक मामलों में जो ये ब्रिटिश हुकूमत है ये दखल अंदाजी नहीं करेगी। तो बचा कौन सा? डी। तो डी ही क्या होगा? इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है बच्चों, जब सही ना मिले तो गलत ढूंढो, जब गलत ना मिले तो सही ढूंढो। द रूलर वॉज फ्री टू एम्प्लॉय यूरोप, फ्रेंच, पोर्तुगल्स एज लॉन्ग एज दे वर नॉट इन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, के जब तक इनके ब्रिटिशर्स से कोई लड़ाई नहीं है तब तक ये किसी भी यूरोपियन पावर को अगर चाहें तो उसके साथ उठ बैठ सकते हैं, काम व्यापार कर सकते हैं। गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल। पूछा ही क्या था बच्चों? गलत पूछा था। ठीक है बालको, तो ये तुम्हारे 4 क्वेश्चन हुए। अब 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है, 2 करंट अफेयर से हैं और एक भारतीय न्याय संहिता से है। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमेशा पूछते ही रह जाओगे कि किस एग्जाम में क्या पढ़ना है, कभी किसी टीचर से, कभी किसी सीनियर से, कभी यूट्यूब वीडियो से, किसी से मत पूछो। मैंने सीडीएस में, एनडीए में, यूपीएससी के एग्जाम्स में पिछले 2 साल से लगातार क्वेश्चन फंसाए हैं। पिछली बार 75+ क्वेश्चन सीडीएस में मतलब फंसाए हैं और उसका प्रमाण भी आके दिया था लाइव कि ये देखो इधर पढ़ाया था, इधर आया था। कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। सिर्फ क्या चीज थी? एक चीज कि मैं पीवाईक्यू का एनालिसिस कराता हूं अच्छे से। 15 साल के पीवाईक्यूज अगर आपने किसी भी एग्जाम के कर लिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, है ना। और बाकी बात रही इसके मतलब पीडीएफ की, ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जाके सर्च कर लेना जीएस बाय हिमांशु सोम, या फिर जो एग्जाम रैंकर्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे भी मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखो इकोनॉमिक्स। मैंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स अगले 1 साल तक, 2 साल तक हो सकता है डोमिनेट करे एसएससी के एग्जाम्स में। विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू मेजर नॉलेज डायमेंशन इन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये देखो पहले जानो इसके बारे में कि है क्या एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये पीपल सेंट्रिक ग्रोथ हो उसके लिए लाया गया था। अब आप पूछोगे कि सर पीपल सेंट्रिक ग्रोथ क्या होती है? बच्चों ग्रोथ 2 तरह की होती है। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें यहीं पे दे दूंगा बहुत अच्छे से। जैसे कि चाइना है, चाइना बोलता है कि कंट्री सेंट्रिक ग्रोथ अगर होगी तो बहुत अच्छा होगा, कि देश को आगे बढ़ाओ, लोग अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। इंडिया काम करता है पीपल सेंट्रिक ग्रोथ पे, कि पहले आप एक काम करो, लोगों को आगे बढ़ाओ, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फोकस करता है पीपल सेंट्रिक ग्रोथ पे। ये 1990 में महबूब उल हक और इंडिया के अमर्त्य सेन, इन्होंने ये इंडेक्स स्टार्ट किया था। इंडेक्स से हमेशा अच्छा क्वेश्चन आता है और एचडीआई तो पिछले साल भर में पता नहीं कितने एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये इन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्या यानी कि क्या क्या मापदंड हैं? 3 मापदंड हैं बच्चों। कौन कौन से? याद रखना, LEI। एल का मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉर्मल जो एज है जीने की वो उस देश में क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसी को हम हेल्थ के नाम से भी जानते हैं। आई होप तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। ई फॉर एजुकेशन, ये साक्षरता किस तरह से है। और आई फॉर इनकम, इनकम बोले तो पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर कैपिटा मतलब पूरे देश की जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इट इज योर पर कैपिटा इनकम। तो ये 3 पैरामीटर होते हैं भाई। इसमें जो स्कोर होता है वो 0 से लेके 1 तक होता है। ठीक है, जिसमें 1 हाईएस्ट और 0 लोवेस्ट। इसमें रिसेंटली किसने टॉप किया था? आइसलैंड ने। पिछले साल का इंडेक्स इस साल का तो भी आया ही नहीं, आइसलैंड ने टॉप किया था। और लास्ट में 193rd पोजीशन पे कौन था? साउथ सुडान। तो गुरुजी के इंडिया कहां था? इंडिया था भाई साहब आपका 130th नंबर पे। ठीक है, अब जरा मुझे इसका आंसर दे दो कि नॉलेज डायमेंशन मीन ईयर। अच्छा, 2 तरह की
इंडेक्स होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। इसमें कौन सा मीन निकाला जाता है? जियोमेट्रिक मीन निकाला जाता है, ठीक है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, नॉलेज के लिए ये चेक किया जाता है। स्टूडेंट टू टीचर रेशियो, अरे नहीं भैया। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, अरे नहीं भाई। एडल्ट लिटरेसी रेट एंड प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट, बताओ इसमें क्या आंसर हो सकता है? जैसे कि हमने अभी बताया कि भाई मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है बालको। नेक्स्ट, which of the following was a primary objective of liberalization within the new economic policy 1991? बच्चों बहुत ही फेमस ये, इसमें ना तीन चीजें आपको देखनी पड़ेंगी जिनको साइलेंट प्राइम मिनिस्टर बताया जाता है। दुर्भाग्य मेरे देश का कि इकोनॉमिक्स के मतलब इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको मॉक कर दिया जाता है ना, जिन्होंने मतलब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं वो उनको बोल देते हैं कि वो साइलेंट पीएम थे और सिर्फ एक कठपुतली थे एंड ऑल दैट। अगर आप ऑक्सफोर्ड में जाओगे और ऑक्सफोर्ड में अगर आप मास्टर्स में टॉप करते हो तो तुम्हें जो अवार्ड मिलेगा इकोनॉमिक्स में उसको बोलते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्सीलेंस अवार्ड इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये बस हमारा मतलब बट क्या करें। तो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, और ये लेके आए थे बहुत फेमस एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब बच्चों ये कि पहले ना डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा थी, तो इस डॉक्यूमेंटेशन को, इस लाइसेंस राज को थोड़ा सा कम करके, खत्म करके, दैट वाज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। फिर प्राइवेटाइजेशन, दो चीजें होती हैं। एक होती है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जहां पे सिर्फ सरकार ही है जिस जिस सेक्टर में, अब वहां पे प्राइवेट लोगों को भी अगर मौका दिया जाएगा तो उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो ट्रेन किसकी है? सरकार की है, रेल की है, लेकिन अगर आप अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोगों से भी लेने लगोगे तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। स्पेस के लिए भी बात चल रही है, लेकिन जो ये थोड़े से मतलब सिक्योरिटी वाले जो ये डोमेन्स होते हैं, इनमें हम कोशिश करते हैं कि यहां पे ज्यादातर पब्लिक ही रहे, पब्लिक सेक्टर ही रहे, ठीक है बच्चों। तो प्राइवेटाइजेशन, और फिर तीसरा एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन। आपने चीनी बनाई दोराला में, तुम उसको बेच सकते हो अमेरिका में भी, दैट इज अराउंड द ग्लोब, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है बालको। तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, इनमें लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था, ठीक है। एबोलिशिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज टू एनकरेज प्राइवेट एंट्री, सही बात है या नहीं, कि जो लाइसेंस राज है उसको हटा के और जो प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट सेक्टर है, उसको बढ़ावा देना, इसको कहा गया था, ठीक है। तो ये बात हमें क्या याद रहेगी। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन और आ गया, अभी तुम देखते जाओ। इकोनॉमिक्स को सब हल्के में लेके पढ़ते थे ना, कि लूसेंट से या कहीं से भी 8-10 पेज की कोई एक फाइल मिल गई और पढ़ लिया। मैंने पहले भी कहा है भाई कि गोन आर द डेज जब इस तरह से काम चल जाया करता था। अब कंपटीशन बढ़ रहा है, जो बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था, अब वो भी, पहले अगर तुम्हें सीजीएल की प्रिपरेशन अगर करनी है तो दिल्ली जाना है, 1-2 लाख रुपए का खर्चा है। अब तुम्हारे फोन में बस डिसेंट इंटरनेट होना चाहिए, तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो जिन बच्चों के पहले हाथ बांध के ना रिंग में उतारा जाता था, अब उनके हाथ खोल दिए गए हैं, तो अब सब कंपटीशन में है, समझ रहे हो बात को। तो अब चीजों को डेप्थ से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और जीएस प्रॉब्लमैटिक है, जीएस परेशान करती है और करेगी। जब तक तुम जीएस को हल्के में लोगे कि 4 घंटे में हिस्ट्री खत्म, 4 घंटे में पॉलिटी, 4 घंटे में इको, आदमी 24 घंटे में ऑफिसर, तो इस तरह की मेंटालिटी जब तक रहेगी परेशान करेगी। जीएस तुम्हें 5-6 महीने पढ़ना पड़ेगा। उससे मैं थोड़ा सा अपना भी एडवर्टीजमेंट कर लेता हूं। मैंने कैडेट डिफेंस एकेडमी चैनल पे जीएस फाउंडेशन बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें मैं 2 से 2.5 घंटे की क्लास अल्टरनेट डे पे लेता हूं, और ये मेरा प्रॉमिस है कि 4.5 से 5 महीने में मैं इसको बिल्कुल जड़ से जीके जीएस के डर को खत्म करूंगा। जिसमें मैंने पॉलिटी खत्म कर दी है, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दी है, अब मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। कोई सा भी एक लेक्चर उठा के देख लो जिसमें तुम्हें ऐसा फील होता हो कि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर कुछ नया ना सीखने को मिले तो आके कह देना, ठीक है बच्चों। तो ये प्लेलिस्ट कैडेट डिफेंस एकेडमी पे मिल जाएगी। ध्यान से सुनो। Which historical process is best reflected by evolution of temple architecture in India? टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया किस तरह से इवोल्व हुआ है? ये इवोल्व हुआ है बच्चों रीजनल, यानी कि जगह स्पेसिफिक, प्लस रिलीजियस, धार्मिक, इन दोनों के तालमेल से। जैसे कि
जैसे कि ताजमहल का एग्जांपल है। ताजमहल हिंदू प्लस इस्लामिक मुस्लिम, जिसको सेरेसनिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, इस तरह से इवोल्व हुआ है। जरा देख लेते हैं कि ये आर्किटेक्चर इवोल्व कैसे हुआ है। फॉरेन आर्किटेक्चर का डोमिनेंस रहा है क्या? नहीं। अभी भी मैंने क्या बताया, तालमेल से। कंटिन्यूअस इंटरेक्शन ऑफ रिलीजन एंड रीजनल स्टाइल्स, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस ना, ये मतलब दोनों के तालमेल से हुआ है। तो यानी कि आंसर हो जाएगा बच्चों कंटिन्यूअस इंटरेक्शन ऑफ रिलीजन एंड रीजनल स्टाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following was a primary objective of अलाउद्दीन खिलजी मार्केट कंट्रोल जवाबत रेगुलेशन? ध्यान से सुनो, अलाउद्दीन खिलजी की एक मतलब इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं मैं तुम लोग को, इसी से रिलेटेड है, मार्केट रिफॉर्म से। ये जाना जाता है मार्केट रिफॉर्म्स के लिए। क्या होते हैं मार्केट रिफॉर्म्स? इसने क्या कहा था, इसकी एक बहुत बड़ी आर्मी थी, उस आर्मी का खर्चा ज्यादा ना आए या फिर इसको मार्केट में से सामान बहुत ज्यादा महंगा ना मिले, तो ये लेके आया था एक मार्केट रिफॉर्म्स, जिसमें इतना खतरनाक था ये आदमी। इसने बोला हुआ था कि जो भी तुम्हारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, मान लो किसी चीज को बनाने में तुम्हें 100 रुपए अगर लग रहे हैं, तो उसे 110 या फिर मैक्सिमम 120 रुपए में ही बेचना, उससे ज्यादा मत बेचना। मतलब परसेंटेज फिक्स नहीं थी, लेकिन इसने ये बोला हुआ था कि प्रोडक्शन कॉस्ट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट तुम्हें नहीं कमाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने ये बोल दिया कि 20% से ज्यादा भाई तुम प्रॉफिट मत कमाना, और किसी ने अगर 40% उस पर प्रॉफिट कमा लिया, और अगर इसको पता चल गया, तो इसने जो 20% एक्स्ट्रा जिसने प्रॉफिट कमाया है ना, ये उसके शरीर का 20% मांस कटवा दिया करता था। भाई साहब, आज की डेट में ये है कि अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो बैंक क्रेडिट कार्ड भी देगा, लोग इज्जत भी देंगे, और कोई बाप अपनी बेटी भी देगा। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आपकी शादी होना संभव नहीं थी। सरकारी मतलब अगर आप इस राजा के लिए अगर आप काम कर रहे हो, और अगर आप किसी भी गलत गतिविधि में पकड़े गए हो, तो आपके साथ साथ आपके रिश्तेदार भी लपेटे जाएंगे। समझ में आई बेटा बात? अब बस ये देख लो कि खिलजी का जो मार्केट कंट्रोल था वो कैसा था। टू एक्सपेंड ट्रेजरी रेवेन्यू बाय एनकरेजिंग अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रेड, अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब इसकी कोई भी दखल अंदाजी नहीं थी, गलत स्टेटमेंट है ये तो। टू कीप एसेंशियल कमोडिटी प्राइस लो सो सोल्जर्स कुड मेंटेन ऑन फिक्स्ड सैलरीज, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट। मेरी आदत है बालको कि मतलब मैं चीजों को थोड़ा सा डेप्थ में खींच देता हूं, तो अब मैं इसको थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं खींचूंगा, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। चलो, इसमें देखो पूछा क्या है, इज करेक्टली मैच पूछा है भाई साहब। लाइमस्टोन झारखंड में कब से होने लगा? राजस्थान में है, और इंडिया का कितना है? 21% है भाई साहब। कॉपर उत्तर प्रदेश में, मेरे उत्तर प्रदेश में कॉपर कहां से आया? ये तो भाई साहब मध्य प्रदेश में है, और देश का कितना है? 50% है, तो ये भी गलत हो गया। माइका राजस्थान में है क्या? अच्छा, हमें तो ज्योग्राफी में पढ़ाया गया था कि आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी गलत हो गया। पूछा क्या है हमसे? सही, तो सही कौन सा हो जाएगा? बॉक्साइट उड़ीसा। ठीक है, क्या हो रहा है आज माइक को? एक सेकंड बाल को। हाँ, नेक्स्ट, फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। बच्चों, दो तरह की इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स डोमिनेट कर रही है, समझ में आ रही है बात? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल स्तर पे, छोटे स्तर पे जब पढ़ी जाती है मैक्रो, और बड़े स्तर पे यानी छोटे स्तर पे माइक्रो, बड़े स्तर पे मैक्रो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक पेड़ की स्टडी करनी है कि इस पेड़ पे कब फल आते हैं, कब जाते हैं, कब इसको पानी की जरूरत है, कब नहीं है, तो जब मैं उस एक पेड़ की स्टडी कर रहा हूं इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब मैं पूरे जंगल ही कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेरा क्या खर्चा है, क्या मेरा मतलब फिक्स इनकम है, कितना बचता है, जब मैं अपनी सिर्फ देख रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं पूरे देश की देख रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सब चीजें किस में आएंगी? आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। ध्यान से सुनो, उसी के बारे में पूछा गया है कि विच इंडिकेटर बेस्ट कैप्चर्स, यानी कि किस इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है, रिक्वायरमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेबिट्स, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है कि गवर्नमेंट ने जो पहले कर्जा लिया हुआ था उसका जो ब्याज हमें देना है वो जिसमें इंक्लूड नहीं होगा। ध्यान से सुनो बच्चों, आंसर है इसका प्राइमरी डेफिसिट। लेकिन होता क्या है ये वो समझ लो, ठीक है? प्राइमरी डेफिसिट होता है पीडी इक्वल्स टू तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। समझ लो बच्चों, 2 मिनट का टाइम देके कि देखो
दो चीजें होती हैं, डेफिसिट और सरप्लस। मतलब मेरी कमाई तो है 1 लाख और मेरा खर्चा है 1.5 लाख, तो मैं किस में होऊंगा? मैं होऊंगा भाई डेफिसिट में। और अगर मेरी कमाई है 1 लाख और मेरा खर्चा है मात्र 20,000, तो मैं किस में होऊंगा? सरप्लस में। ठीक है, तो जब देश का रेवेन्यू हो कम और खर्चे हो ज्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट तो है, लेकिन सरकार ने, अब मान लो कोई आईएमएफ से 20 साल पहले लोन लिया हुआ था और उसकी हर साल ब्याज जाता है, तो जिसमें ये ब्याज इंक्लूड नहीं होगा, जिसमें ये ब्याज की पेमेंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उस डेफिसिट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा आपका ये प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, 11th, which of the following biological process explain why human muscle often feel sore or cramped after a sudden intense bout of physical exercise? एकदम से बहुत अच्छी रेस मारने के बाद, दौड़ मारने के बाद या जिम से आने के बाद तुम्हें एकदम से मसल क्रैम्प अगर फील होता है, तो वो किस चीज की वजह से होता है? साइंस का एकमात्र क्वेश्चन आया था ये 25 में से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इसमें एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा हो जाता है क्या? लैक्टिक एसिड। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी? क्योंकि मैं प्राइमरीली यूपीएससी को पढ़ाता हूं, लेकिन अब मैं एसएससी को भी पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज अपना रिव्यू एक कमेंट में जरूर छोड़ के जाना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। एंड आई एम ओपन टू, मतलब सुधार के लिए मैं बिल्कुल ओपन हूं। जो भी आपका विचार हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, consider the following statement regarding the करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये 12 सितंबर 2025 को बने। भाई साहब बिल्कुल ठीक है, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, जो अपर हाउस के चेयरमैन होते हैं, अपर हाउस के जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये सीपी राधाकृष्णन है। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है बच्चों। एग्जामिनर यहाँ पे यूपीएससी में खेलता था, लेकिन अब एसएससी में भी खेलने लगा। लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब कि आई एम लाइक संदीप भाई, तो मतलब संदीप भाई और मेरा व्यवहार बिल्कुल सेम है। और मैं कहूं कि अनलाइक संदीप, तो यानी कि मैं संदीप से एकदम विपरीत हूं, यानी कि उल्टा। ठीक है, तो अनलाइक द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, the electoral college for vice president includes nominated member। nominated मतलब बच्चों मनोनीत सदस्य। ठीक है, ध्यान से सुनो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये मैंने बहुत डिटेल में डेप्थ में पढ़ाया था, प्रेसिडेंट के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं, वो वोट नहीं करते हैं। ठीक है, वो वोट नहीं करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के में करते हैं। तो इसीलिए तो इन्होंने यहां लिखा कि अनलाइक प्रेसिडेंशियल, कि जिस तरह से प्रेसिडेंट के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते, पर वाइस प्रेसिडेंट के में तो करते हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। बच्चों, मनोनीत सदस्य ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं करते। इसको मैंने इस तरह से समझाया हुआ था कि इनको याद रख लेना, हरामी लोग। अरे हरामी लोग से मेरा कुछ पर्सनल नहीं है इनके साथ, हरामी लोग से मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये बनाने में नहीं आते। हालांकि उसका भी कारण है, क्योंकि ये 12 मेंबर नॉमिनेट ही कौन करते हैं? राज्यसभा के प्रेसिडेंट ही। ठीक है, तो ये रिटर्निंग द फेवर वाली बात हो सकती है, लेकिन आप लोग ध्यान से बस इस बात को ध्यान रखना कि नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते, बनाने में नहीं आएंगे, लेकिन महाभियोग में हटाने में एकदम आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को मैं, हरामी लोग, बच्चों को याद कराने के लिए इस तरह से याद रखवाता हूं। तो ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, इन आ स्टैंडर्ड फीबा गेम, फीफा से कंफ्यूज मत करना, फीफा का मतलब भैया फुटबॉल। ठीक है, और फीबा यहां पे बी का मतलब है बास्केटबॉल। ठीक है बाल को, अब जिस क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उस पे देंगे, और जिस पे जरूरत नहीं है उस पे अननेसेसरीली खींचने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो फीबा में हाउ मेनी क्वार्टर्स आर प्लेड, और वो कितने उसके होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं भैया। 4 देख लो कहां है, यहां तो 2 ही दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। 4 4 4, और ये 4 क्वार्टर होते हैं, और ये 10 मिनट के आसपास के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है बालको, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 10 मिनट के 4 क्वार्टर। नेक्स्ट, डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका
is famously known by which of the following titles reflecting his deep connection to the geography and spirit of Assam? ध्यान से सुनो बच्चों, भूपेन हजारिका 1926 में इनका जन्म हुआ और 2011 में इनकी डेथ हुई, ठीक है। और ये सिंगर थे, ये मतलब गाने गाया करते थे किस किस भाषा में? देशभक्ति से रिलेटेड, असमीज में, बंगाली में और हिंदी में। असमीज में, बंगाली में और साथ साथ हिंदी में भी, ठीक है। तो इनकी डेथ हुई 2011 को और पोस्टमसली के इनकी डेथ के बाद 2019 में इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? भारत रत्न के नाम से जानते हैं। तो 2019 में इनको भारत रत्न भी मिला था और इनको फेमसली क्या कहा जाता है? बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र भी इनको कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हुए तुम्हारे 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट, अमन शेहरावत परफॉर्मेंस एट पेरिस 2024 ओलंपिक्स, ठीक है। इसके बारे में देखो क्या कहा गया है। अमन शेहरावत won bronze medal in men's 57 freestyle wrestling event by defeating Darian Cruz of Puerto Rico। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, with his win at the age of 21 years and 24 days, he surpassed PV Sindhu to become India's youngest ever individual Olympic medalist। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों इसमें दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। जरा देख लो कहां पे है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। फिर आ जाता है तुम्हारा पुलिट्जर प्राइज। पहले तो देख लो कि होता क्या है। पुलिट्जर प्राइज बच्चों 1917 से स्टार्ट हुआ। आज तो इस माइक ने बिल्कुल ही, हाँ 1917 में ये स्टार्ट हुआ बच्चों, और ये हाईएस्ट अवार्ड होता है, ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड होता है जो कि 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। 21 कैटेगरीज में दिया जाता है ये, ठीक है। जैसे कि ये साहित्य में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, ये जर्नलिज्म में भी दिया जाता है। ऐसी ऐसी ही 21 कैटेगरीज हैं जिनमें ये दिया जाता है। 2022 में ये पीवाईक्यू में भी था पिछले साल। 2022 में अमित दावे को मिला था ये इंडिया से, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या पूछा गया है कि फॉर फिक्शन ऑफ अ नोवेल, फिक्शन मतलब जो मनगढ़ंत है ना, of a novel that serve as a proactive and satirical reimagining of the life of Jim from Mark Twain's adventure of Huckleberry Finn, ठीक है। अच्छा ये मतलब ये समझो कि ये नोवेल है कैसी, इसकी कहानी क्या है। आंसर तो इसका पैसिवल एवरेट है, लेकिन इसको समझो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है बालको कि ये एक फिक्शन है, जिस फिक्शन में इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने घर से भाग जाता है, वो अपने घर से भाग जाता है। और घर से भागता क्यों है? क्योंकि अपने पिताजी की वजह से। उनके पिताजी अल्कोहलिक होते हैं और एब्यूजिव होते हैं, तो ये अपने घर से भाग जाता है और बीच में इसकी दोस्ती किसी के साथ होती है। तो उसी सफर के बारे में, उसी दोस्ती के बारे में ये कहानी है और उसी में ये प्राइज मिला है पर्सिवल एवरेट को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 17, कितना आसान क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा गया है। अनुसूचियां, फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची में एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। अब बस ये देख लो, अगर तुम्हें ये एक भी याद रहा कि 3 पे 3 कहां है, 3 पे 3 या तो यहां है या तो यहां है, इसे डिलीट करो, इसे डिलीट करो। फिर 1 पे 4 है या 1 पे 2 है, बस देख लो कि सेकंड शेड्यूल में क्या है। 1 पे 4 है, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ना भैया ये तो 7th शेड्यूल में होता है। चौथे पे 7 देख लो, चौथे पे देख लो डी पे 4 कहां है, ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, क्योंकि ए पे बी ये गलत है, ठीक है। तो ये अनुसूचियां और कॉन्स्टिट्यूशन से स्रोत, सोर्सेज, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, द फोर्टलेजा डिक्लेरेशन ऑफ 2014 इज मोस्ट फेमस इन ब्रिक्स हिस्ट्री फॉर द क्रिएशन ऑफ। बच्चों ब्रिक्स नेशन है जिसमें इनिशियली
इनिशियली ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, और बाद में 1 साल बाद ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका में, और अभी तो बहुत न्यूज में चल रहा है ब्रिक्स प्लस इनिशिएटिव, जिसमें ईरान की भी बात हो रही है, ज्वाइन भी किया है, और बाकी सब ये कुछ आईआर में चल रहा है। ठीक है, इस साल इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहा है, क्योंकि एक आदमी की वजह से जिसका नाम है ट्रंप। ठीक है, तो ब्रिक्स ये अपनी करेंसी की भी बात कर रहे थे कि अब जो ट्रेड होगी वो हम अपनी करेंसी में करेंगे, और इससे हम डॉलर को कमजोर करने का काम करेंगे। इसी कंसेप्ट को आईआर में डी डॉलराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि वो दूसरी बात है। तो इसमें ऐसा हुआ क्या था बच्चों, 2014 में इन्होंने अनाउंस किया था कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, सीआरए। होता क्या है समझ लो, ये $100 बिलियन का एक रिजर्व है जो ये सारे देश मिलकर बनाएंगे। $100 बिलियन का रिजर्व ये किसके लिए है कि ये जो सारे देश हैं, इसके जो मेंबर स्टेट हैं, अगर यहां दिक्कत आ जाती है बीओपी क्राइसिस की, बीओपी क्राइसिस मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये कि आपके पास कितना डॉलर या आ रहा है और कितना जा रहा है, और अगर आपको मतलब अपना कर्जा चुकाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो जब उसमें डेफिसिट बहुत ज्यादा आने लगता है, ये अलग से भाई एक चैप्टर ही है ये, है ना, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अलग से एक चैप्टर है। मैं तुम्हें इसमें बिल्कुल लेमन भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपके पास डॉलर मान लो इंडिया में आए तो कम और देना हो आपको ज्यादा, क्योंकि अगर आपको बाहर का बिल देना है, पेट्रोल का, डीजल का, क्रूड ऑयल का, है ना, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट का, तो वो हम अपनी करेंसी में नहीं दे सकते, वो देना पड़ेगा हमें जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जैसे कि डॉलर। और अगर डॉलर आ रहा है कम और जाने को हो ज्यादा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बीओपी क्राइसिस। ठीक है, तो ये बीओपी क्राइसिस के लिए था, जिसमें ये भी देख लो, जो चाइना है ये 100 बिलियन डॉलर्स में से 41 बिलियन अकेला अकेला कौन दे रहा है, चाइना, और जिसमें साउथ अफ्रीका ने कितना दिया था, $5 बिलियन, और जो बाकी के तीन है इन्होंने 18-18 दिया था, 18 इंटू 3 इस तरह से करके दिया था। ठीक है, जब दिया था, जब मैं वहीं था, मेरे सामने ही दिया था। ठीक है, तो जब द कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट हुआ था, ये कब, 2014 के ब्रिक्स के फोर्टलेजा डिक्लेरेशन में। नेक्स्ट, डगोंग सी काओ के बारे में कहा गया है। बच्चों ध्यान से सुनो कि डगोंग जो है, जो सी काओ है, वो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ का 1972। ठीक है बच्चों, अगर ये प्रोटेक्टेड होते हैं ना, तो इनकी फिर मतलब हंटिंग या इनको किसी भी पर्पस के लिए मारना, बेचना, ये सब बैन कर दिया जाता है, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, दिस क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स डगोंग विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ टाइगर। सही बात है भाई, टाइगर भी शेड्यूल 1 में ही है 1972 के एक्ट के। ठीक है, और टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए तो अलग से एनटीसीए भी है। एनटीसीए जानते हो ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, एनटीसीए भी है, तो यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन यहां पे जानने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता था, लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है अब एनवायरमेंट की एंट्री भी एसएससी के सीजीएल जैसे एग्जाम्स में होगी। आईयूसीएन स्टेटस देखो इसका क्या है। आईयूसीएन का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्विंग नेचर। इसकी एक बुक होती है जिसको हम रेड डेटा बुक बोलते हैं, रेड डेटा बुक बोलते हैं। इसमें कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो इसमें अलग 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 कैटेगरी होती है, जैसे कि ऐसी प्रजातियां जो अब रही ही नहीं है, जो अब हैं ही नहीं, उनको हम क्या बोलेंगे कि एक्सटिंक्ट। जैसे कि टाइगर है, बहुत कम अगर बचे हुए हैं, तो इनकी कैटेगरी क्या होगी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसके बाद आता है एंडेंजर्ड, और उसके बाद आता है वल्नरेबल। तो याद रखना आईयूसीएन में इनकी कैटेगरी क्या है, वल्नरेबल, सी काऊ की। और इसके साथ साथ याद रखना एक ऑर्गेनाइजेशन और होती है जिसको हम जानते हैं साइट्स के नाम से। साइट्स में भी ये शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 1 से क्या हो जाएगा, साइट्स का काम क्या है कि ये ट्रेड को रोकता है। इंटरनेशनली सी काऊ को कोई बेच नहीं पाएगा, इसके प्रोडक्ट्स कोई बना नहीं पाएगा, उसको बैन करता है। तो क्वेश्चन में था सिर्फ ये एक्ट, तुम लोग आईयूसीएन भी याद कर लेना और ये साइट्स का भी याद कर लेना। हाँ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ रेपुजनेंसी के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 255। इफ अ स्टेट लॉ ऑन अ कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है कि जहां पे स्टेट भी और सेंटर भी एक साथ मिलके लॉ बना सकता है, एक साथ बैठ के लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट का एग्जांपल याद कर लो, एजुकेशन।
जो कि 42 अमेंडमेंट एक्ट से ट्रांसफर की गई थी। 5 चीजें थी, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, है ना, और तुम्हारा एजुकेशन भी था, और 2 और भी थे, है ना। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट ये है। अब कंकरेंट लिस्ट में आगे समझो क्या है, सब्जेक्ट कॉन्फ्लिक्टिंग विद द यूनियन लॉ, then the union law prevails and state law becomes void to the extent of repugnancy। बच्चों इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा कि सेंटर कुछ चाह रहा है और स्टेट कुछ चाह रहा है, सेंटर का बनाया हुआ कोई लॉ है और स्टेट का बनाया हुआ लॉ है, और अगर वो आपस में किसी बात पर टकरा जाते हैं तो प्रिवेल चलेगा कौन सा, सेंटर का लॉ चलेगा। लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, कि स्टेट लॉ भी प्रिवेल करेगा एक कंडीशन में, अगर उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाए। इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 200 के अगर स्टेट में कोई लॉ मेकिंग हो रही है तो वहां का लोअर हाउस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यहां से पास होगा, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां से पास होगा, सेंटर में होता तो प्रेसिडेंट के पास जाता, लेकिन यहां गवर्नर के पास जाएगा अंडर आर्टिकल 200। ध्यान से सुनो, अब गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है, ये इसको पास कर सकता है, एक्ट बन जाएगा, रिजेक्ट कर सकता है अगर ये मनी बिल नहीं है तो, वापस भेज सकता है, विद होल्ड कर सकता है एसेंट को, और उसके साथ साथ एक चीज और है, वो क्या है कि ये इसको रोक लेगा कि भाई मुझे पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। और अब तुम सोचोगे कि सर इस तरह से तो गवर्नर तो सेंटर का होता है, तो इस तरह से तो ये सारे बिल रोक देगा। हाँ बच्चों, इसी को कॉम्बैटिव फेडरलिज्म का भी पार्ट कहा जाता है। जब गवर्नर स्टेट से अलग चले और सेंटर और स्टेट में जब अलग अलग पार्टी हो और सेंटर और स्टेट आपस में लड़े और इसमें नुकसान किसका हो, पब्लिक का, इसको कॉम्बैटिव फेडरलिज्म कहा जाता है। और जब इसमें फायदा हो किसका, जब इसमें फायदा हो लोगों का, इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है। ध्यान से सुनो, आज तो इस माइक ने परेशान कर दिया यार, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये यहां पे ये प्रेसिडेंट है, और अब अगर प्रेसिडेंट को इसकी एसेंट मिल जाती है तो अब स्टेट लॉ की ज्यादा चलेगी सेंटर से भी, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। एक बार और सुन लो कि सेंटर और स्टेट का लॉ अगर आपस में टकराएगा तो जीतेगा कौन सा, सेंटर का। लेकिन अगर स्टेट का कोई ऐसा लॉ है जिसको गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रोक दिया था और प्रेसिडेंट ने उसको हरी झंडी दिखा दी, तो अब स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा सेंटर पे, तो यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। बच्चों ये स्टेटमेंट वाला अच्छा क्वेश्चन है ना, इसीलिए मैं बोलता हूं कि तुम्हें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। मैंने 2.5 घंटे की 13 क्लास ली हुई है कैडेट डिफेंस एकेडमी पे, प्लेलिस्ट में जाना, तुम उसका कोई भी लेक्चर उठा के देखो। व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू फ्रॉम माय एंड इज कि अगर तुमने वो बहुत अच्छे से देख ली ना भाई, तो उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी कहते सभी हैं, एक बार एक लेक्चर देख लेना, समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं तो ठीक है। चलो नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ज्योग्राफी का एकमात्र क्वेश्चन, ज्योग्राफी से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, दूसरा वो मतलब वो था ह्यूमन ज्योग्राफी वाला। The Jozila Pass serve as a very important link between Kashmir Valley and Ladakh region, cutting through the Great Himalayan Ranges। बिल्कुल सही बात है भाई, वहीं पे है ये देखो, शिपकीला पास कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। अरे मेरी मैया, भैया शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश में है, जो तिब्बत को ज्वाइन करता है ना। और प्राइमरी गेटवे किसका है, ब्रह्मपुत्र का। अरे मेरी मैया, गलत एकदम, ज्योग्राफिकली यहाँ पे कौन सी होनी चाहिए रिवर, सतलज होनी चाहिए, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा बच्चों, ओनली स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सी, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया होस्टेड 2025 मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। अच्छा, ये कहां कहां पे हुए हैं, इनकी लोकेशन, सिटी और नाम पूछा गया है। बच्चों इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, पढ़ा है आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। स्पोर्ट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई एंड मदुरई, तमिलनाडु, फ्रॉम नवंबर 28 से दिसंबर 10, 2025। 23, सेकेंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस, पीसी का मतलब प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके बारे में जान लो। इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इनको, ठीक है। जो तुम्हारी अभी मिनिस्ट्री है MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ इनका है। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है CSO, उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इनकी एक जर्नल भी थी, संख्या, इनकी एक जर्नल भी थी, संख्या, ठीक है। तो ये किससे, देखो बच्चों,
2014 तक ना 5 ईयर प्लान थे कि गवर्नमेंट अगर 5 साल के लिए आई है तो क्या क्या उनकी टू डू लिस्ट है। 2014 में बीजेपी आई और इस 5 ईयर प्लान को, प्लानिंग कमीशन को खत्म करके उन्होंने एक थिंक टैंक लॉन्च किया जिसको हम क्या बोलते, किस नाम से जानते हैं हम, नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो ये 5 ईयर प्लान हमेशा से पूछे जाते रहे हैं कि पहले में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। तो ये पूछ रहे हैं कि marked a significant shift in India's development strategy. What is the primary focus of this plan? प्राइमरी फोकस इसका हैवी इंडस्ट्रीज था। अब हैवी इंडस्ट्रीज ढूंढ लो कहां है, ये रहा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है बच्चों, ये क्लास 1 घंटे की होगी क्या शायद। हाँ ये देखो, ज्ञान भारती मिशन क्या है, ज्ञान भारती मिशन में ये पहली तो कौन सी मिनिस्ट्री का है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ साथ और सुनो क्या है, और इसमें क्या है बच्चों कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं एंशिएंट टाइप में हाथ से लिखी हुई जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, उन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को एआई के माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से, एआई के माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से हमारी फ्यूचर जनरेशन को हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में, हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में बताना, उसी मिशन का नाम है ज्ञान भारती मिशन। अब देख लो जरा क्या है, डेवलपिंग न्यू लाइब्रेरीज, नहीं भैया, ट्रांसलेटिंग क्लासिकल टेक्स्ट इनटू मॉडर्न लैंग्वेज, नहीं भैया, प्रोमोटिंग इंडियन लैंग्वेज, नहीं भैया, प्रिजर्विंग, डिजिटलाइजिंग एंड डिसएमिनेटिंग इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, भारतीय राष्ट्रीय धरोहर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नवरोज। ठीक है, यू वुड नॉट बिलीव ये 25 क्वेश्चन है, मैंने कभी सीजीएल कह के पढ़ाया नहीं, और इन 25 क्वेश्चन में से ना, अगर मतलब मैं पढ़ाया नहीं, वरना मुझे स्क्रीनशॉट देने की बहुत आदत है, अगर मैं अपनी पिछले 6 महीने की क्लासेस उठाऊं ना तो 14-15 क्वेश्चन मैं तुम्हें अपनी क्लासेस से इसके बिल्कुल दिखा दूंगा कि देखो ये मैंने पढ़ाया था और ये यहाँ से आया था। ठीक है, बट ये है कि कम बच्चे जानते हैं, सीजीएल वाला क्राउड जानता नहीं, तो वो वाली बात है ना। थोड़ा सा अगर एनालिसिस करके जाओगे ना तो भाई सब चीजें संभव हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो, नवरोज जो फेस्टिवल है ना, ये बच्चों ईरानियन फेस्टिवल, ये मतलब स्टार्ट हुआ था ईरानियन से, लेकिन अब ये अलग अलग जगहों पे भी मनाया जाता है। ये 3000 साल पुराना फेस्टिवल है इनका, और ये यूनेस्को की जो एक लिस्ट होती है इंटेंजिबल वाली, उसमें भी ये आता है। ठीक है, इट इज अ लूनार बेस्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एक्सक्लूसिवली बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी, नहीं भाई। ठीक है, ये नॉर्थ में, it marks the start of harvest season in southern India and is dedicated to the sun god, नहीं। it is a Persian New Year, बिल्कुल सही, it is Persian New Year celebrated on the spring equinox। बच्चों इस स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब कि जब डे और नाइट इक्वल होती है, फिर 2 चीज और होती है ज्योग्राफी में, समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय गयासुद्दीन बलबन। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये 19 से 22 मार्च के आसपास रहा होगा। ठीक है बालको, देख लो मैं 1 मिनट कुछ बचा दूं नहीं, यही हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है, हाँ वही है, 19 से 22 मार्च क्रिश्चियन कैलेंडर से, है ना, और हिजरी कैलेंडर होता है इनके यहां पर, हिजरी कैलेंडर इनके यहां होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। ठीक है, बस ये हुआ खत्म। हाँ भाई, इसकी पीडीएफ प्रिंटेबल आपको मिल जाएगी एग्जाम रैंकर्स पे, और जीएस बाय हिमांशु सोम, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना, कुछ 1800 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, कम ही बालक है, तो वहां पे भी तुम्हें इसका प्रिंटेबल ये मिल जाएगा, और प्रिंटेबल एग्जाम रैंकर्स पे भी मिल जाएगा। एक कमेंट कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चंस कैसे थे, डुएबल थे या नहीं, है ना, और अगर मतलब करने हैं तो इनकी कैसी अप्रोच होनी चाहिए। तुम्हारे लिए मैं और क्या कर सकता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी मांग के देखो, यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स तो जानते हैं, लेकिन इट इज कि अब एसएससी में भी अब अगर एंट्री हुई है, मैं और अक्षय भाई एसएससी में भी अब फोड़ेंगे दोनों जने हम लोग, तो प्लीज एक कमेंट करके जाएं कि कैसा लगा ये सेशन। प्यार बरकरार रखो, थारा भाई जलवा बरकरार रखेगा। जय हिंद।